जात को बनाए रखना चाहते हैं। ब्राह्मण कभी माफी नहीं मांगता, जाति को क्रिएट किया, लेकिन ब्राह्मण कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। एसी एसटी भी इंसान होते हैं, जानवर नहीं होते हैं, उनको आप जानवर की तरह मत ट्रीट करो। बाबा साहब ने दो बातें कही थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए कि जो इस तरह की घटनाएं घटते हैं उनके खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई होनी। जब से मोदी सरकार आए हैं तब से टीचर्स का जो संगठन है वो बहुत कमजोर पड़ गया है कि अपर कास्ट के टीचर बच्चों की जात पूछते हैं, जात देख करके आप इवेल्युएशन करते हैं कि कुछ बच्चे को ज्यादा नंबर देते हैं जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, और जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको आप नंबर नहीं देते हैं। यूजीसी अब तक इस बहाना बनाता रहा, इसके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। यूनिवर्सिटी की मजबूरी, यूनिवर्सिटी तो मुझे ढो रही है ऐसा मुझे लगता है। अब उनको लगता है कि विक्रम कांटा है, बेहया है, किसी तरह से इसको टालने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खासकर जो आज जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है। आम तोड़ने पर, गन्ना तोड़ने पर, तोड़ लेने पर, बकरी रखने पर जो जातिवाद है वो बेवकूफ़ लोग करते हैं और जेल भी जाते हैं। अब जातिवाद महीन हो गया। अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। आज हम बात करेंगे जातिवाद जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो मलाईदार नौकरी है, वाइस चांसलर की नौकरी है, प्रोफेसर की नौकरी है, वहां किस तरह से महीन जातिवाद होता है। और मेरे साथ डॉक्टर विक्रम हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और ये लंबे समय से जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की, आज प्रोफेसर है वहां। उसके बाद सोचिए, पिछले 15 सालों से मैं जान रहा हूं, हर रोज जातिवाद और मनुवाद के शिकार है और संघर्ष कर रहे हैं। काश बहुजन समाज ऐसे लोगों को संसद भेजता, राज्यसभा भेजता। अब एक नया फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद को लेकर, जिसके बाद प्रोफेसर विक्रम के बातों पर ठप्पा लग गया है कि घोर जातिवाद होता है। क्या है अपडेट प्रोफेसर विक्रम साहब? थैंक यू शंभू भाई, आपने हमें अपने मंच पर जगह दिया है। ये परसों सुप्रीम कोर्ट में ये आप इंदिरा ही का जयसिंह मंच जो है सर, ये शोषित वंचित समाज का ही मंच है। हाँ, मैं थैंक तो यू। माध्यम मात्र हूँ। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जो लॉयर हैं इंदिरा जयसिंह ने, उन्होंने जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पे लेकर अपना पक्ष रखा था। ये जो जनहित याचिका था, ये रोहित वेमुला की माँ सुनीता वेमुला और पायल तड़वी जी की माँ ने इस पे जनहित याचिका दायर किया था। इसको संज्ञान लेते हुए जो जज हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां जी, इन्होंने यूजीसी को फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि छह हफ्ते के अंदर आप यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से जातिगत घटनाएं घट रही हैं और क्यों घट रही हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि 2012 में यूनिवर्सिटी यूजीसी ने एक रेगुलेशन बनाया था 2012 में, वो था इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस। सारे यूनिवर्सिटीज में ये अपॉर्चुनिटी ऑफिस खोला जाए, ताकि जो एसी एसटी के ओबीसी के बच्चे हैं, विशेषकर से दलित समाज के बच्चे, वो अपनी समस्या वहां पर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये यूजीसी अब तक इस बहाना बनाता रहा, इसके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि नैक को, जो यूजीसी रेगुलेट करती है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल, इसको भी फटकार लगाई है कि आप डेटा अब तक उपलब्ध क्यों नहीं करा पाए। और साथ ही भारत सरकार को भी, यूनियन गवर्नमेंट को भी ये फटकार लगाई है कि आप भी डेटा उपलब्ध कराने में मदद करें। अब मेरा ये मानना है कि इन्होंने जो इंदिरा जयसिंह ने ये कहा कि लगभग 2 दशक में 115 बच्चों ने आईआईटीज में और हायर एजुकेशन में सुसाइड किया है, और 2023 में करीब 50 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ये गंभीर समस्या है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्यों संज्ञान ले रहा है, इससे पहले कई घटनाएं घट चुकी हैं। आपको पता बता दें कि पूर्व वाइस चांसलर और पूर्व यूजीसी चेयरमैन एसके थोरट सर ने ये बात, एसके थोरट कमेटी जब बनी थी 2010 में, 2007 में, तब इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में बताया था कि जातिगत आधार पे हमारे जो एससी के बच्चे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है।
ये मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था। लेकिन तब से ये डिमांड हो रही है कि क्यों नहीं यूजीसी या यूनिवर्सिटी के लोग या हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन से लेकर के इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। मैं आपको इसके थ्रोट कमेटी का वो रिपोर्ट क्या बताता हूँ। रिकमेंडेशन है जी, बिल्कुल बताइए। हाँ। हाँ, जो उन्होंने बताया था यूजीसी का, मैंने इसके थ्रोट कमेटी का, ये आपको सुनकर हैरानी होगी और आश्चर्य होगा कि इन्होंने ये बताया है कि 72% बच्चे एम्स में किसी न किसी प्रकार से कास्ट को फेस करते हैं। 72% बच्चे, 85% दलित बच्चे ये बताते हैं कि अपर कास्ट के टीचर उनको समय नहीं देते हैं। समय इन सेंस के क्वेश्चन पूछने के लिए समय देना, असाइनमेंट पे बात करने के लिए समय देना, किताबों पे चर्चा करने के लिए समय देना, अपने चेंबर में बैठकर समझाने की बात। तो इस तरह से 85% ये बच्चे बताते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में है कि यहाँ के प्रोफेसर समय नहीं देते। उसके बाद 92%, 92% बच्चे बताते हैं कि जो इंटरव्यू होते हैं या जो वाइवा वो से होता है या जो साक्षात्कार होता है उसमें इनको नंबर कम मिलते हैं। 92% बच्चे बताते हैं। न केवल इतना बल्कि 76% बच्चे बताते हैं, 76% बच्चे कि जो पेपर में इवेल्युएशन करते हैं प्रोफेसर, उस पेपर में जानबूझ करके उनको ठीक ढंग से इवेल्युएट नहीं करते। यानी जात देख करके आप इवेल्युएशन करते हैं कि कुछ बच्चों को ज्यादा नंबर देते हैं जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, और जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको आप नंबर नहीं देते हैं। इसके पास 88% बच्चे बताते हैं कि कुछ न कुछ नंबर ये कम करते रहते हैं। 76% बताते हैं, 76% बच्चे कि अपर कास्ट के टीचर बच्चों की जाति पूछते हैं। ये जग जाहिर है, मैं बता रहा हूँ 76% अपर कास्ट के टीचर ये पूछते हैं कि आपकी क्या जाति है। तो आप जा सोचिए, जब सेमेस्टर सिस्टम में है जहाँ पे हर टीचर के पास बच्चे की जाति होती है, बच्चे की सोशल बैकग्राउंड होता है, वहां पे आप जाति पूछ करके नंबर देते हैं। आश्चर्य की बात है कि इस पे सरकार कोई बात नहीं मानती है। इतना ही नहीं, हॉस्टल अलॉटमेंट में भी बड़ी समस्या है। जैसे 88% बच्चे बताते हैं कि हॉस्टल में सोशलाइजेशन जो होता है वो मैंने डिस्क्रिमिनेशन दिखाते, जैसे कि अलग से साथ में बैठना नहीं चाहेंगे, ग्रुप में जाना नहीं चाहेंगे, ये बात नहीं करना चाहते, ये किताब नहीं देना चाहते। मैं जेएनयू में था, कई यूनिवर्सिटी में था, मैंने खुद ही इस तरह की बातों को फेस किया है। मेस में जब खाने की बात आती है तो 76% SC ST बच्चे किसी न किसी प्रकार से भेदभाव करते हैं। यह भी बताया गया है कि बच्चे मेस में, हॉस्टल में कास्ट को लेकर डिवाइड होते हैं। मैं वहां तो छोड़िए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कास्ट के रूप में साफ साफ दिखाई पड़ता, हॉस्टल में जातिवाद साफ साफ दिखाई पड़ता है। एससी के बच्चे ठीक से ठहर नहीं पाते, उनके लिए अलग से हॉस्टल बनने के बावजूद भी डोमिनेशन अपर कास्ट का दिखाई पड़ता है। ये इसके थ्रोट कमिटी की है। न केवल इतना बल्कि सब्जेक्ट वाइज भी कास्ट दिखाई पड़ता है। जैसे माइक्रो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में 48% बच्चों को नंबर नहीं देते, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 40%, माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में 32%, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के 32%। तो ये प्रोफेसर इसके थोरट कमेटी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए बताया था। और आपको आश्चर्य की बात होगी कि यह कमेटी तो बनी थी 2007 में, लेकिन 2010 में भी एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी थी बालचंद मुंगेकर कमेटी। बालचंद मुंगेकर कमेटी में साफ साफ बताया गया था कि 35 बच्चों के जो नंबर थे वो काट दिए गए थे और जातीय आधार पर नंबर दिया गया था। ये 4 डॉक्टर थे जिन पे कार्रवाई भी हुई थी। ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य, डॉक्टर राजगुप्ता, डॉक्टर शोभा दास, इन बच्चों को इन्होंने नंबर नहीं दिया था, फेल कर दिया था। जब बाद में कमेटी बनी, स्क्रीनिंग हुआ, तो पता चला कि इन्होंने नंबर दिया। तो इस पे PL पुनिया सर और बालचंद मुंगेकर कमेटी ने इसको कमेटी को हेड किया था। ये 2010 में आए थे। अभी हाल ही में कुछ घटना घटी कि एम्स के कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में बच्चों से दोबारा से एग्जाम करवाया और पता चला कि सारे बच्चे पास हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब एग्जाम हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो यूजीसी का ये जो गाइडलाइन आया है, ये इस गाइडलाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी गाइडलाइन आई थी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हुई, SC ST सेल भी है।
लेकिन मजे की घटना है कि SC ST सेल यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं पे बना है, कहीं पे नहीं बना है। जहां पे बना भी है वहां पे SC ST सेल के चेयरमैन अक्सर दलित प्रोफेसर होते हैं। लेकिन दलित प्रोफेसर अक्सर रिपोर्ट देते हैं कि यूनिवर्सिटी में तो कोई जाति की घटना घटी नहीं, कोई अपर कास्ट का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं। जबकि आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि अब बच्चों के बीच में आत्महत्या ज्यादा बढ़ रही है, नंबर को लेकर प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सारी समस्या है। तो मुझे नहीं लगता कि ये UGC के ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका कुछ यूनिवर्सिटी को कोई फर्क पड़ेगा, कॉलेज को कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ तक कि जो प्राइमरी स्कूल में है वहां पे भी साफ साफ बच्चे बताते हैं कि टीचर जाति पूछते हैं और उनको मारते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मेरे ख्याल से जौनपुर का किसी बच्ची का वायरल, वो साफ साफ पूछते हैं कि तुम तो चमार हो, तुम यहाँ पे काम करो, तुम तो वाल्मीकि हो। और टीचर साफ साफ बोलते हैं हरियाणा में कि चूहड़े चमार के बच्चे हो। इस तरह से लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन दुखद बात है कि यूनिवर्सिटी भी, UGC भी और सुप्रीम कोर्ट पे इस पे भी बहुत कड़ा नजर नहीं आ रहा। मेरा ये मानना है कि इस हाँ केस में रोहित वेमुला की माँ जो खुद एक पीड़ित हैं, हम सब जी, जानते हैं रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, पायल तडवी जो भी उनकी भी इसी तरह से MBBS की छात्रा थी वो शायद, या आत्महत्या की। MBBS कर चुकी थी। जी, क्या लग रहा है प्रोफेसर विक्रम, क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो UGC से मांगा है, आगे क्या करने की जरूरत है, खासकर जब आज के समय में ठीक ठाक संख्या में SC ST OBC के प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल हैं यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में। तो मुझे मुझे सर ऐसा लग रहा है कि कि इसका विशेष कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मोदी सरकार, वर्तमान सरकार इसको पार्लियामेंट में कोई बिल ला करके पास करे। इस पे कानून बनना चाहिए कि यदि कोई प्रोफेसर जांच में ये पाया गया कि नंबर कम दे रहा है, कास्ट के आधार पे ताने मार रहे हैं, जाति पूछ रहा है, तो उसको सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसको जॉब से टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो एक तो सवाल है कानून, कि जांच कौन करेगा, सिपाही वही मुजरिम? मैं बता रहा हूँ, जो SC ST सेल है वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहना चाहिए। SC ST सेल हर यूनिवर्सिटी का एक अलग से कमीशन बनना चाहिए, जैसे SC कमीशन बना है ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए कमीशन बनना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कमिटी बनना चाहिए जो बाहर हो, यूनिवर्सिटी के बाहर हो। यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर सीधे सीधे इन्वॉल्व ना हो। जांच करने के लिए इंडिपेंडेंट कमिटी बने, पार्लियामेंट के लोग आए, मीडिया के लोग आए, या सुप्रीम कोर्ट के जज जो अलग से बने, जो जा करके हर साल देखे कि कौन किस तरह से ये जो SC सेल बना है वो कितना फंक्शन करता है, क्या कर रहा है। किसी बच्चे के शिकायत पे तुरंत त्वरित कार्रवाई हो। देखिए कास्ट आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा ना, महीन हो गया है। लेकिन आप औचक निरीक्षण कीजिए कि क्लास में जाकर अचानक जाइए और देखिए कि किस बच्चे के किस किस कौन सा बच्चा आगे बैठा है, कौन सा बच्चा पीछे बैठा है। और तुरंत उसे पूछा जाना चाहिए कि कौन सा टीचर क्या पूछ रहा क्या नहीं। एक सर्वे होना चाहिए और 5 साल 7 साल का रिकॉर्ड मांगा जाना चाहिए हर साल। ये वाइस चांसलर पे दबाव बनना चाहिए कि अब वाइस चांसलर क्या करती हैं, क्या करते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, जैसे SC ST सेल है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही चेयरमैन बना देते हैं। और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब वाइस चांसलर के अंदर काम कर रहा होता तो सही काम करता नहीं, वो डर करके वो रिपोर्ट ही नहीं देता। आपको ये भी पता है कि रिप्रेजेंटेशन जो वाइस चांसलर का है पूरे भारत में, एक इसका SC का मतलब वाइस ये है ना चांसलर कि जो 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 बहुजन समाज के प्रोफेसर भी हैं वो स्टैंड नहीं लेते हैं। नहीं स्टैंड नहीं लेते, वो डरते हैं। उनको लगता है कि अगर अगर वो स्टैंड लेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी दिखाना नहीं चाहती। जैसे पहले क्या था, जैसे मैं NCRB का डेटा के बारे में एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो जहां पे पुलिस केस रजिस्टर्ड होता है तो पुलिस कहती है कि अगर केस FIR दर्ज होगा तो हमारी थाने का छवि खराब होगी। तो इसलिए पुलिस कभी केस दर्ज करने से कतराती है। वैसे यूनिवर्सिटी में भी है कि यूनिवर्सिटी के लोग केस रजिस्टर नहीं करना चाहते क्योंकि लगता है कि अगर केस रजिस्टर्ड होगा तो यूनिवर्सिटी की छवि खराब होगी। तो हर प्रोफेसर वाइस चांसलर के अकॉर्डिंग काम करता है। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब वाइस चांसलर अपर कास्ट के हैं, जब आपके जुडिशरी में अच्छा। अपर कास्ट के हैं, तो कैसे आपको इसका राहत मिलेगा। एक वाइस चांसलर SC का है, एक ST का है और 3 OBC के वाइस चांसलर हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन ही आपका बहुत लो है, रजिस्ट्रार मात्र 2 रजिस्ट्रार हैं,
तो आप ये बताइए कि जब रजिस्ट्रार अपर कास्ट का है, अपर कास्ट का वाइस चांसलर है, तो एससी एसटी बच्चे से न्याय कैसे होगा? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। तो वाइस चांसलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द तो एससी क्या एसटी। हम मान ले कि पूरे सिस्टम में ऐसे ही जहां भी एससी एसटी ओबीसी के लोग गलती से, एक तो संख्या कम है, अब वो चले भी जाते हैं तो वहां दंत विहीन है वो, चाहे मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, वो एक प्रेशर है, वो समझ सकते हैं परिवार चलाना है, जिंदगी भर की मेहनत है, वहां तक पहुंचे हैं। तो जो लोग पहुंच गए हैं उन पर सबसे ज्यादा तलवार लटकता रहता है, जी जाति। जी जी जी। तलवार भी लटकता तब वो अपना कैरियर बचाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ खड़ा नहीं रहूंगा। देखिए, मैंने अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि जब मैंने ये बात उठाई कि जाति के दफा नंबर दिया जाए, तो मैं कमीशन गया। आपको मैंने शेयर किया था, कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, नाम लेना उचित नहीं है, चेयरपर्सन ने ये कहा कि मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में भी जाति की घटनाएं घटती हैं, अगर मैं बीजेपी में ये मुद्दा उठाऊंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। और तुम बेटा पूरे भारत का मुद्दा उठा कर लेकर आए हो, पर्सनल मुद्दा उठा कर लेकर नहीं आए हो, तो तुम्हें तो मारेंगे ही लोग। ऐसे उन्होंने कहा कि मैं फादर की तरह हूं, तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं कि इस तरह के मुद्दा ना उठाओ। ये एससी चेयरमैन की मैं बात कर ये रहा हूँ। ये ये एक जो सुखदेव थोराट कमीशन ने जो रिकमेंड किया था कि इंटरव्यू में जी। एक एससी प्रोफेसर होंगे, तो उसका हाँ। कुछ असर हुआ, उस वजह से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ इंटरव्यू में, उसका कुछ असर हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं यूजीसी तो देखिए 2007 में रिपोर्ट आई, 2012 में 2012 में इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस क्रिएट करने की बात की गई। पर कितनी यूनिवर्सिटी में, केवल जेएनयू में था मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखा, शिमला मैंने इधर शिमला यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में, मुझे नहीं लगता कि इन तमाम यूनिवर्सिटी नहीं, में जो बना। जो इंटरव्यू पैनल था उसमें तो एक एससी प्रोफेसर को रखना मैंडेटरी कर दिया गया था ना। वो सर, एससी पैनल में ये प्रोफेसर तो कौन कौन रखता है? ये बाई चांसलर तय करता है ना। तो आप तो तो सिंबॉलिक कुछ सॉल्यूशन क्या है प्रोफेसर विक्रम, क्या किया जाए? कानून कानून इस पे ऊपर पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए कि जो इस तरह की घटनाएं घटते हैं उनके खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई होनी। जब तक जैसे रिजर्वेशन का कानून बना तभी तो हम लोग प्रोफेसर बन पाए, आप कानून के। आपने आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी सैलरी बचती भी होगी कि नहीं, या आपको कर्ज लेना पड़ता होगा। एक ये बार देश बहुत के कर्ज कर। कानून मंत्री से मिल सकते हैं, वो अभी तो वो एससी समाज से भी हैं और खुद आईएएस रहे हैं, जातिवाद उन्होंने झेला ही होगा कहीं ना कहीं अंदर खाने। मैं सर कोशिश करूंगा कि मैं जाकर के दिल्ली में मिलूं और अपनी बात रखूं, इस तरह के मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैंने एक पिटिशन भी तैयार कर रहा हूं कि इस बार एसी कमीशन को और अर्जुन मेघवाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूं, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अच्छा, हैं उनसे ये जाकर मिलूं। तमाम जो जो खासकर जो आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, प्रोफेसर हो, टेक्निकल स्टाफ हो या स्टाफ हो, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कैसे एक एकजुटता बनती है तो डर भी खत्म होगा और सबकी जान बचेगी? अगर लोग अलग अलग रहेंगे तो समस्याएं और बड़ी होती जाएंगी। दरअसल जाति ऐसी है कि जाति नहीं है, वो तो आप जाति छुपा के रहिए, कैसे भी रहिए, आप एक दिन पाला में आएंगे। एक सॉल्यूशन है कि अगर लोग यूनाइट हों, एक फोरम हो, लोग एकजुट हों, तो कम से कम अगर सारे कम से कम 10,000 की संख्या में तो होंगे ही, एस सी एस टी ओबीसी मिला के, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सब अगर एकजुट हो तो कोई रास्ता बनता है। ये तो आप यूटोपियन बातें कह दिए। क्योंकि देखिए क्या है कि हर यूनिवर्सिटी में टीचर एसोसिएशन है, कर्मचारी संगठन यूनियन है, और छात्र संघ का यूनियन भी है। लेकिन कई यूनिवर्सिटी में जब से लिंग दो कमेटी आई है तब से छात्र संघ का यूनियन को लगभग समाप्त हो गया है। और जब से मोदी सरकार आए हैं तब से टीचर्स का जो संगठन है वो बहुत कमजोर पड़ गया है। नहीं, तो फॉर इंस्टेंस एक ऑल इंडिया एससी एसटी फेडरेशन बनाया जाए, खासकर चूंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा मुद्दा है, बच्चों को जिस तरह से वहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस कोई भी कुछ बनेंगे तभी ना, जब वो ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर कर ले, पीएचडी कर ले। यहाँ तो पढ़ाई में ही तलवार लटक रही है, नौकरी तो दूर की बात है। तो क्या एक फेडरेशन बनाया जा सकता है एससी एसटी ऑल इंडिया लेवल पे, प्रोफेसर्स और? हाँ, बनाया जा सकता है। मैं इसके लिए मैंने पहल करने की कोशिश की थी कि कम से कम लोकल स्तर पे बन जाए।
लेकिन अभी तक इस मुद्दे पे कोई पहल नहीं हुई। अगर ये पहल हो जाती है कि पूरे भारत में SC ST टीचर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो हो सकता है इस मुद्दे पे प्रभाव पड़े और दबाव पड़े। पर आप अपना सवाल फिर एग्जाम्पल वही है। देखिए ना लोगों की, कि आप किस तरह से लड़ भी रहे हैं समाज को। और जिंदगी लड़ने का नाम है साहब। हमें कुछ भी उधार में नहीं मिला है, हमें कुछ भी किसी के आशीर्वाद से नहीं मिला है। बाबा साहब ने लड़ा, फूले पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर साहब, तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तब जाकर हमारे शरीर पर कपड़ा है। लोग को लड़ने से नहीं घबराना चाहिए, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई तो लड़नी चाहिए। और शुक्रिया कहिए रोहित वेमुला की माता जी और पायल तडवी की माता जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हैं। शंभू भाई, अब पर्सनली आप मुझसे बात करें ना, तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग हमारे साथ ठीक से बैठना नहीं पसंद करते, चाय पीना नहीं पसंद करते, फोटो खिंचवाना नहीं पसंद करते। उनको लगता है कि मेरे साथ बैठ जाएंगे, फोटो आ जाएगी तो वाइस चांसलर नाराज हो जाएंगे। टीचर्स को लगता है कि विक्रम साथ फोटो आ जाएगा तो उनका सैलरी कट जाएगा, या उनको इस तरह की। मैं व्यक्तिगत रूप में पिछले 12 साल से फेस कर रहा हूँ। आप ये समझिए कितनी दिक्कत होती है। अगर हमारी मजबूरी ना हो, यूनिवर्सिटी की मजबूरी ना हो, यूनिवर्सिटी तो मुझे ढो रही है ऐसा मुझे लगता है। अब उनको लगता है कि विक्रम कांटा है, बेहया है, किसी तरह से इसको टालने की कोशिश करते हैं। मजबूरी बस लोग हमसे बात करते हैं, दिल से तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, दिल से कोई बैठना ही नहीं चाहता। ये व्यक्तिगत रूप में मैं फेस कर रहा हूँ। मैं अकेलापन काट रहा हूँ, समझिए कि मैं अनटचेबल तो हूँ ही कास्ट वाइज, लेकिन आई ऑल्सो अनटचेबल इन द टीचर्स फर्टर्निटी। They do not want to sit with me. They do not want to have a tea with me. There are so many problems I'm facing in डोंट this वरी, यू आर सच ए university. ब्रेव पर्सन, यू आर सच ए योद्धा हैं आप ऐसे क्यों सोच Thank you. रहे हैं? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इतना इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लोग हिम्मत नहीं सर कर पाते जीता कि वही है एक जो लड़ा अल्टरनेटिव। है, जो जो जीता वही है युद्ध में जो लड़ा है। जो मैदान में ही नहीं जाएगा वो क्या हार जीत का मजा जानेगा। नहीं, थैंक यू, आपने एक लेकिन अच्छा ये राय एक दिया एक हमको। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह के ये कम से कम पूछा है यूजीसी से, तो ये एक तो बड़ी पहल है। जवाब तो उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि बड़ी पहल है। और इंदिरा जयसिंह नामी वकील है, ऐसे तो बैठने वाली नहीं है वो। हाँ, नहीं, मैं उनसे जाके मिलूंगा। आई टॉक टू हर। मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि मैं उनसे अपनी बात रख सकूं। आपने अच्छा एडवाइस किया कि अर्जुन राम मेघवाल जी से, मंत्री साहब से जाके मिलकर अपनी बात करें। तो आई डेफिनेटली डिस्कस विद दिस इशू मैं टू मिला हूँ, ऑल दिस पीपल। अम्बेडकराइट हैं, वकील हैं, और तमाम मैंने उनका घर भी करीब से देखा। एकदम प्योर अम्बेडकरवादी वकील हैं वो, इंदिरा जयसिंह। नहीं तो ठीक है, आऊंगा तो आप मेरी मदद कीजिएगा, कम से जाकर मिलूंगा मैं। जी 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 बिल्कुल। जी तो ये बड़ी कोशिश है, बड़ी पहल है। और थोड़ा सा एक निजी सवाल आपके लिए, कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, और आप इतना हतोत्साहित ना हो। पूरा देश आपको जानता है, सब लोग आपके साथ हैं। और समाज की लड़ाई लड़ना तो मुश्किल काम है ही, तमाम बाधाएं आएंगी। अपने जी लोग जो जी। पहले तो दुनिया, फुले साहब ने कहा है, जब आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो पहले परिवार छोड़ता है, फिर समाज छोड़ता है, और फिर आपको रिकग्निशन मिलता है। जी जी, ये तो है। चल रही है। मैं लड़ रहा हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, ये तो तय है। सब क्या कुछ क्या समाप्त है, परिवार। एक कैसा सब कुछ। कैसा जैसे कैसा देखिए, सिस्टम हो जाए आपके हिसाब से, क्या आप एडवाइस करेंगे, ताकि हमारी नस्लों को कम से कम यूनिवर्सिटी में सांस ले पाए, जहां उनको एकदम दब्बू बनाया जा रहा है, उनको डरा। सबसे मैं तो मुझे तो लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद इतने लोग डर जाते हैं, इतने उनको डरा दिया जाता है करियर को लेकर, कि सबसे कम बोलना वही लोग बोलना बंद कर रहे हैं। कोई कोई दूसरा पेरियार नहीं हुआ, कोई दूसरा ज्योतिबा फुले नहीं हुआ, कोई गुलामगिरी नहीं लिखी जा रही है, कोई बाबा देखिए, साहब अम्बेडकर नहीं निकल रहा है। जबकि हमारे अब हजारों लाखों प्रोफेसर्स हैं। क्या इतना डर है, इतना डराया जाता है? अरे शंभू भाई, देखिए, मेरा परिवार टूट गया इसकी वजह से। इस लड़ाई के लड़ते लड़ते घर बिखर गया, मैं कर्ज में दब गया, और सब हेल्थ वाइज में डिटोरिएट हो गया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, और ऐसे ही सब लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। तो जो आपने सवाल किया कि कैसा यूनिवर्सिटी का माहौल हो, मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने दो बातें कही थी, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव। तो एक तो यूनिवर्सिटी में जो SC ST OBC के वाइस चांसलर हैं उनको बढ़ना चाहिए, जो रजिस्ट्रार का पद है वो भी बढ़ना चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस जो जैसे बताया कि वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, SC ST सेल, जैसा कि मैंने बताया। फिर कानून
बने, और एक ऐसा माहौल हो कि एससी एसटी सभी बच्चों के लिए, अपर कास्ट के बच्चों के लिए, अपर कास्ट के टीचरों के लिए एक क्लास आयोजित हो, उनको सेंसिटिव कराया जाए, उनको संवेदनशील बनाया जाए कि भाई एससी एसटी भी इंसान होते हैं, जानवर नहीं होते हैं, उनको आप जानवर की तरह मत ट्रीट करो। तो जब तक सभी लोग मिल करके संवेदना को, फर्टर्निटी जो बाबा साहब कहते थे कि आपके पास पॉलिटिकल इक्वालिटी इक्वालिटी आ चुकी है और लिबर्टी आ चुकी है, लेकिन फर्टर्निटी नहीं आई है, तो बंधुत्वता नहीं आई है। तो हमारे देश में जो बंधुत्वता की, भाईचारे की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। हर हर जाति के प्रोफेसर अपना ग्रुपिंग बना कर चलते हैं, यादव हो तो यादव बनाएंगे, चमार हो चमार बनाएंगे, पंडित हो तो पंडित बनाएंगे, ओबीसी तो ओबीसी बनाएंगे। एक ग्रुपिंग चलता है, उसमें अपर कास्ट की ग्रुपिंग बहुत मजबूत होती है। तो ये ग्रुपिंग तभी टूटेगी जब उनके अंदर भाईचारे की बात आएगी। तो भारत में भाईचारे की बड़ी समस्या है। ये इसलिए कैसे हमारे स्कूल कॉलेज तो इससे कभी रैंकिंग में नंबर वन नहीं होंगे, कभी ये भारत सुपर पावर नहीं बनेगा जब लोगों के साथ जब जो सेंटर है, नॉलेज का सेंटर है, जहां से सब गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठे, जहां संविधान की बात हो, जहां फ्रेटर्निटी की बात हो, जहां इक्वालिटी की बात हो, जहां विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत जब अभी भी कॉलेज, मतलब सबसे ज्यादा, मैं कहूं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग सबसे ज्यादा जातिवाद मनुवाद कर रहा है। बिल्कुल, मैं देखिए एंटोनियो ग्रामसी कहता था कि भारत को ऑर्गेनिक, माने पूरी दुनिया को ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए। तो हमारा समाज में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की कमी है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है लेकिन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो बाबा साहेब की तरह ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा, साहू जी महाराज की तरह, ज्योतिराव फुले की तरह। तो जब तक ये विचार नहीं आएगा कि हमको समाज के, देखिए हम लोग अपने लिए जीना चाहते हैं, जब तक ये देश के लिए नहीं जिएंगे, जब तक अपने समाज के लिए नहीं जिएंगे, तब तक एकता कहाँ से आएगी। ये अपने व्यक्तिगत स्तर पे जीना चाहते हैं, अपनी जाति के लिए जीना चाहते हैं, जात को बनाए रखना चाहते हैं। ब्राह्मण कभी माफी नहीं मांगता, जाति को क्रिएट किया, लेकिन ब्राह्मण कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटी में अगर ब्राह्मण लड़के ने कोई रेप का कांड कर दिया है, जो कि अक्सर होता है, तो ब्राह्मण प्रोफेसर आगे आकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कई यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में घटना घटी है कि एक लड़की थी, उसके साथ रेप हो गया। तो वो गलत हुआ था, टीचर ने गलत किया था, लेकिन फिर उसको बचाने के लिए पूरी टीचर लॉबी उसको आ गई। गलत था लेकिन फिर भी बचाया गया। हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है कि जाति को लोग पकड़ कर बैठे हुए हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना करे, उसको सजा नहीं दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसे ही नंबर देने में अपनी ही जाति के लोगों को नंबर देने की कोशिश करते हैं, अपनी समाज की लड़की को आगे बढ़ाने को, वो भी सुंदरता, अगर सुंदर लड़की है तो टूट पड़ते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो बदसूरत लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको कोई भाव नहीं देता है। तो कलर के आधार पे, केवल जाति ही नहीं है, कलर के आधार पे, गरीबी के आधार पे, रीजनलिज्म के आधार पे, स्थानीयता की, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की, सब मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल लेवल पे। कहीं पे वर्ग है, कहीं पे रेस है, सोचिए कहीं पे आपके कास्ट। जो इंस्टीट्यूशन है, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूं, मैं पढ़ा तो नहीं हूं ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन जाने का मौका मिलता है। और वहां देखता हूं कि सबसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा बहुजन है वो सबसे ज्यादा महीन जातिवाद का शिकार है। और जो हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जातिवादी है, वो जातिवादी कोई आम जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो किसी कम्युनिटी का हो, वो जातिवाद न कर सकता है और न वो जातिवाद झेलता है, क्योंकि वो अपने जातीय प्रोफेशन में है। आपको जातिवाद तब झेलना पड़ता है जब आप अपने जातीय पेशा से निकलकर उन पेशाओं में जा रहे हैं जहां मान सम्मान, पैसा रसूख है, खासकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, उन तमाम क्षेत्र में जहां आप अपने जातिगत पेशा से निकलकर जाने की कोशिश करते हैं, तब उन क्षेत्रों में जो जातिवाद और मनुवाद जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो आपको परेशान करते हैं। इसलिए ये लड़ाई व्हाइट कॉलर लोगों को लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर और शंभू कुमार सिंह जैसे लोगों को लड़नी पड़ेगी जो पढ़ लिख कर सिस्टम के हिस्सा हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाइए, ताकि आपकी नस्लों को ये लड़ाई न लड़नी पड़े और उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमें समय देने के लिए।
थैंक यू भाई, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।